हाय गाइस, वेलकम टू प्लास्टिक सर्जन ब्लॉग। आफ्टरनून में एक वीडियो डाला था कोविड के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाई किस किस डोज में देनी चाहिए। तो उसमें बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करा और पूछा स्टेरॉयड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस देने के लिए, स्टेरॉयड कब यूज़ करना है और ब्लड थिनिंग एजेंट्स कब यूज़ करना है। तो मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था, बट एक्चुअली वीडियो जो वो था वो कुछ 30 मिनट की ड्यूरेशन का था, तो बहुत से लोगों ने आई थिंक पूरा नहीं देखा है और उन्होंने वो बीच में एक क्वेश्चन करा है। बट मैं प्रेफर करूँगा आप देख लो, उसके बाद मैं वापस से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता देता हूँ स्टेरॉइड्स के बारे में। स्टेरॉइड्स कब देना है, ब्लड थिनिंग एजेंट्स कब देना है, स्टेरॉइड कौन सा देना है वो मैंने बताया था, डोजेस वगैरह ये मैं दोबारा भी बताऊंगा। और ब्लड थिनर्स कब देना है, उसकी डोजेस क्या क्या है वो भी मैंने बता दिया था, वापस बता दूंगा। स्टेरॉइड और ब्लड थिनिंग एजेंट्स देने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। रिस्क फैक्टर है पेशेंट की एज अगर 60 से ज़्यादा है तो रिस्क फैक्टर है। पेशेंट को डायबिटीज़, अस्थमा या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल बीपी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा किडनी या लीवर की प्रॉब्लम है। किडनी की प्रॉब्लम मैंने किडनी स्टोन को नहीं बोला था, किडनी फेलियर या रीनल ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है वो वाले पेशेंट। लीवर में भी ऐसे जिनको सिरोसिस वगैरह की प्रॉब्लम है वो लीवर के पेशेंट्स हैं। फिर कैंसर पेशेंट्स हैं और लास्ट में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, HIV वाले पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट को कीमोथेरेपी चालू है, ऐसे पेशेंट्स जिनको थैलीसीमिया वगैरह है, जिनको रिपीटेडली ब्लड प्रोडक्ट्स वगैरह चलाने पड़ते हैं, तो वो सभी पेशेंट जो होते हैं वो रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनमें कि रिस्क है, रिस्क कैटेगरी वाले पेशेंट्स हैं, उनकी रिस्क को लिख लीजिए। जैसे वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसी के साथ में ब्लड टेस्ट जो मैंने बोला था उनमें जो उनके लेवल अगर बढ़े हुए हैं, CRP काफ़ी बढ़ा हुआ है, डी डाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड थिनिंग एजेंट स्टार्ट करने के लिए, तो डी डाइमर बढ़ा हुआ है, इंटरल्यूकिन 6 बढ़ा हुआ है। ये तीन जो होते हैं, CBC और फेरेटिन को इतना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन CRP, डी डाइमर और इंटरल्यूकिन 6 अगर बढ़ा हुआ है तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम लोगों को स्टेरॉइड स्टार्ट करना अच्छा रहेगा। स्टेरॉइड क्या काम करता है मैंने बताया था, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। स्टेरॉइड क्या देंगे, डेक्सामेथासोन रहेगा 6 मिलीग्राम का, वो दिन में एक बार देना है क्योंकि इसका हाफ लाइफ जो होता है वो 30 घंटे का होता है, तो सिर्फ एक ही डोज देना है दिन में और ऐसा 5 या 7 दिन तक करना है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन का 32 मिलीग्राम का देना है डिवाइडेड डोजेज में। डिवाइडेड मतलब इसको आप सुबह शाम कर दीजिए या सुबह दोपहर शाम कर दीजिए। अभी 32 मिलीग्राम को सुबह शाम लेना है तो मैं 16-16 मिलीग्राम लूँगा, और अगर मेरे को 3 बार लेना है या 4 बार लेना है तो 8-8 मिलीग्राम ले लूँगा। तो इस तरह से टोटल डोज जो है वो एक दिन में 32 ही जानी चाहिए मिथाइल प्रेडनिसोलोन की। और प्रेडनिसोलोन है वो 40 मिलीग्राम, इसको भी डिवाइडेड डोजेज में हमको 5 से 7 दिन तक लेना होता है। अभी स्टेरॉइड का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको स्टेरॉइड ना टैपरिंग करके स्टॉप करना चाहिए। ऐसे नहीं कि 5 दिन कंप्लीट हुए स्टॉप स्टेरॉइड एकदम से रोक दिया, नहीं। डेक्सा की अगर मैं बात करूँगा तो आप 6 मिलीग्राम अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को लिया है तो सैटरडे, संडे को आपको लग रहा है पेशेंट को इंप्रूवमेंट आ गया है, ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को डेक्सामेथासोन को फिर सैटरडे को हमको 4 मिलीग्राम कर देना है, संडे को इसको 3 मिलीग्राम कर देंगे, मंडे को 2 कर देंगे, ट्यूसडे को 1 कर देंगे, उसके बाद हाफ कर देंगे, देन स्टॉप करेंगे। सडन स्टॉपेज नहीं करना है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम करता है। ऐसे इनको भी धीरे धीरे स्टॉप करना है, टेपरिंग जिसको बोलते हैं हम लोग वो करना है। ब्लड थिनिंग एजेंट्स का रोल क्या था मैंने उस वीडियो में बताया था, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बट अगर ब्लड थिनिंग एजेंट्स भी दे रहे हैं हम लोग, अगर पेशेंट में रिस्क फैक्टर्स हैं, उनका सेचुरेशन डाउन हो रहा है, उनके अंदर सेचुरेशन डाउन होने के साथ ही उनके अंदर रिस्क फैक्टर्स डेवलप हो गए, उनके ब्लड टेस्ट में CRP, डी डाइमर और इंटरल्यूकिन 6 बढ़ा हुआ है, तो ब्लड थिनिंग एजेंट्स भी चालू करना है। इसके लिए हम लोग को क्या देते हैं, हम लोग एनॉक्सापारिन का इंजेक्शन होता है 40 यूनिट वो देते हैं, या फिर पेक्साबेन टैबलेट इस तरह से वो देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए कैसे लेना है। देखिए स्टेरॉइड के बारे में इतना कंट्रोवर्सी ना, कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेरॉइड को हम लोग जल्दी स्टार्ट कर देते हैं तो स्टेरॉइड क्या करता है, इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने देता। वो इंटरल्यूकिन, साइटोकाइन के स्टॉर्म को तो रोकेगा, लेकिन वो जो नेचुरल बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको भी रोक देगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं स्टेरॉइड कभी भी नॉर्मल पेशेंट्स या माइल्ड पेशेंट्स जिनको कोरोना हो गया, यंग पेशेंट है, कोई भी उनको डायबिटीज़, BP, हाइपरटेंशन नहीं है, क्यों स्टेरॉइड देने का यार। सेचुरेशन मेंटेन करें, स्टेरॉइड दे रहे हो, क्यों दे रहे हो स्टेरॉइड। स्टेरॉइड देने की इंडिकेशन से तभी स्टेरॉइड देना चाहिए। देखिए स्टेरॉइड क्या करता है, स्टेरॉइड आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी को भी सप्रेस करता है। कई लोग बोलते हैं स्टेरॉइड डायग्नोस होते ही दे दो, जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेरॉइड को 5वें या 6ठे दिन पे स्टार्ट करना चाहिए। मैं प्रेफर करूँगा आप कुछ भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो डॉक्टर से डिस्कस करके ही लीजिए। जो लोग बोलते हैं कि स्टेरॉइड को इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं, उनका मानना ये है कि आप इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हो तो वो जो कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि ये एल्वियोलाई वगैरह का क्लॉग हो जाना, सेचुरेशन फॉल होना, ये सब नहीं होता है। और जो लोग बोलते हैं कि 5 या 6 दिन पे स्टार्ट करो, वो बोलते हैं कि 5 या 6 दिन में तब तक इम्यून सेल्स जो होती है वो स्टिमुलेटेड हो जाती हैं,
इम्यूनिटी थोड़ी बहुत डेवलप हो जाती है। तो स्टेरॉइड नेचुरल इम्यूनिटी को कम हैम्पर करता है, दबाता है लेकिन कम दबाता है। तो ध्यान रखिए, स्टेरॉइड और ब्लड थिनिंग एजेंट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही देना है, बट देना कितना है यहाँ पर मैंने डोजेस बताई है। ब्लड थिनिंग एजेंट भी देना कितना है यहाँ पे डोजेस बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखना है कि रिस्क फैक्टर्स हैं, लिख लो। अब जैसे मेरे पास एक फ़ोन आया कि मेरे फादर को डायबिटीज़ है, बीपी है और उनको कोरोना डायग्नोस हुआ है। तो मैंने देखा डायबिटीज़ है, बीपी, उनकी एज कितना है, 65 है। 65 डायबिटीज़ बीपी की प्रॉब्लम है। ओके, तो वो उनको एक तो एज रिस्क फैक्टर हो गया, वन रिस्क फैक्टर, डायबिटीज सेकंड रिस्क फैक्टर, बीपी तीसरा, तीन रिस्क फैक्टर्स हैं उनको। ठीक है, उनका ब्लड काउंट्स क्या है, उन्होंने बोला सीआरपी उनका ना 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। डी डायमर कितना, डी डायमर ना उनका 1200 आ रहा है, नॉर्मली 600 होता है, 1200 आ रहा है। इंटरल्यूकिन 6 भी बड़ा हुआ रहा है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, उनको ना रिस्क फैक्टर्स, तीन रिस्क फैक्टर्स तो यहाँ पर आ गए हैं। इसी के साथ में ये तीनों चीज़ें बढ़ी हुई है। बिल्कुल उनको हम लोगों को स्टेरॉयड देना चाहिए और उनको ये भी देना चाहिए, ब्लड थिनिंग एजेंट्स भी देना चाहिए, राइट। तो ये एग्जांपल है। यंग पेशेंट का फ़ोन आया कि सर मतलब मुझे फ़ोन नहीं आ रहा है, मुझे तो सिर्फ मेरे रिलेटिव्स वगैरह ही फ़ोन करते हैं और मैं किसी भी बाकी दूसरे पेशेंट को कंसल्टेशन अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं राइट डॉक्टर नहीं हूँ कोरोना से संबंधित कंसल्टेशन देने के लिए। वो फिजिशियन जो होते हैं वही आपको कंसल्टेशन देंगे, राइट। मैं तो प्लास्टिक सर्जन हूँ, तो मुझे तो मेरे रिलेटिव्स का ही फ़ोन आता है, मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का फ़ोन आता है कि हम लोग ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या करें, तो उनको कंसल्टेशन देता हूँ मैं। एनीवेज, तो 25 साल का लड़का है, उसने बोला कि भैया मेरे को कोरोना डायग्नोस हुआ है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैचुरेशन सब मेंटेन है। तो मैं बोलूँगा नहीं भाई मत लो, स्टेरॉइड भी मत लो, ब्लड थिनर भी मत लो, बाकी जो चीज़ बताइए उसमें वो ले लो, राइट। सो दिस इज़ अ स्मॉल क्लिप, जस्ट मेक यू अवेयर कि स्टेरॉइड्स कब लेना है और ब्लड थिनिंग एजेंट्स कब लेना है। अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई थिंक इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे फॉर कोरोना रिलेटेड क्वेरी, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ढंग से आपको रिप्लाई कर पाऊंगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी सर्जिकल अपॉइंटमेंट्स वाले मैसेजेस होते हैं, तो वहाँ पे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बट डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल दीजिए, मैं उसके लिए पॉसिबल होगा तो मैं डेफिनेटली उसके लिए आपको एक वीडियो बना के ट्राई करता हूँ समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाइस डे, बाय बाय।